You are live now. Thank you. Okay. Good morning, everyone. So we were doing the payment of bonus act in the last class. मैंने आपको minimum bonus and maximum bonus and allocable bonus हमने ये सब डिस्कस किया था. So today I'll talk to you about the other set on and set off के बारे में जो हर बार हम पढ़ रहे थे. What is that? So first, before that, I just want to apprise you once again with the meaning of allocable surplus जो हमने पढ़ा था. कि allocable surplus profits में से available surplus निकालते हैं, उसके बाद उसका 67% या फिर 60% होता है allocable surplus, जिसमें से actually bonus पे किया जाता है for the employees. So in relation to an employer being a company other than a banking company, they have not made any arrangements for the payment or declaration of dividend yet उनके profits में से. तो ऐसे company के case में 67% of the available surplus जो हमने last time भी calculation देखी थी कि gross profits निकालते हैं, gross profits में से deductions करते हैं, कुछ चीज़ों की tax saving add करते हैं, वो available surplus होता है. So 67% of that available surplus is the allocable surplus in case of any non-banking company and companies which have not yet made any declaration and payment of dividend out of their profits. और बाकी केसेस में यानी कि कोई बैंकिंग कंपनी है अगर या फिर एनी अदर टाइप ऑफ एंटिटी, उस अवेलेबल सरप्लस का 60% होता है एलोकेबल सरप्लस, राइट. तो अब क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखो कि सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट्स भी नीड टू हैव, तभी वो एम्प्लॉय को बोनस देंगे. उस ग्रॉस प्रॉफिट्स में से पहले बाकी चीज़ें डिडक्शन, बाकी चीज़ों की डिडक्शंस होंगी कि टैक्सेस पे करने हैं, कॉर्पोरेट टैक्स पे करना है, एक्सपेंसेस हैं, डिप्रिसिएशन है. आफ्टर ऑल ऑफ दैट बिकम एंड देन उसमें टैक्स सेविंग जो प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर के बोनस से रिलेटेड है वो हमने ऐड बैक करते हैं, एंड देन वी गेट द अवेलेबल सरप्लस. आउट ऑफ द अवेलेबल सरप्लस द एलोकेबल सरप्लस व्हिच इज एक्चुअली पेड in the form of bonus to the employees is the 67% of the available surplus in case of a non-banking company and companies which have not declared or paid any dividends, and 60% of that available surplus is the allocable surplus in case of all the other kinds of companies. Okay, now हमने मिनिमम और मैक्सिमम बोनस क्या पढ़ा था. हमने मिनिमम बोनस पढ़ा था कि ये जो अवेलेबल सरप्लस है उसके एलोकेटेड अमाउंट को हम पे करेंगे, राइट. लेकिन कितना पे करेंगे उसमें 8.3% के बारे में हमें बोला गया है. बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ मिनिमम थ्रेशोल्ड. जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो 100 रुपीज़ होगा या फिर वो 8.3% होगा उस एम्प्लॉय की उस सैलरी का, विच एवर ऑफ देम इज हायर. इन केस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ एम्प्लॉयज, इन केस ऑफ एम्प्लॉयज अबव द एज ऑफ 15 एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर शुरू होने के टाइम पे all the employees who are above 15 will get a bonus of at least 8.3%, 8.33% of their salary or their wages और 100 रुपीज़, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा अमाउंट होगा. एंड फॉर अगर कोई एम्प्लॉय ऐसे भी हैं कंपनी में, फैक्ट्री में, इस्टेब्लिशमेंट में, इनकी एज 15 से कम है, तो उनके लिए भी 8.3% ऑफ देयर सैलरी या फिर एटलीस्ट 60 रुपीज़, विच एवर इज हायर. इतना every employer is bound to pay. This is the minimum bonus that they are bound to pay to their eligible employees for that particular accounting year. Okay, ये था हमारा minimum bonus. तो maximum bonus के केस में हमें बताया गया था 20% होना चाहिए. कैसे बताया 20%? In respect of any accounting year, the allocable surplus exceeds the minimum bonus payable. Minimum bonus तो आपको जो 100 रुपये 8.3% देना है, right? एलोकेबल सरप्लस जो आपने 67% कैलकुलेट किया, 60% कैलकुलेट किया, अगर आपके पास उससे ज़्यादा है मतलब द एम्प्लॉयर इज इन अ पोजिशन टू गिव मोर बोनस टू इट्स एम्प्लॉयज, राइट. तो एम्प्लॉयर क्या करेंगे कि वो बोनस जो उन्हें देना है उस पर्टिकुलर ईयर का, दे विल डू इट इन प्रपोर्शन टू अ मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ द सैलरी और वेजेस ऑफ दैट एम्प्लॉय फॉर दैट पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर. ये मैक्सिमम है. हो सकता है वो 8.33 की जगह 10% कर दें, 12%, 15%, 18%, बट 20% से ज़्यादा वो नहीं दे सकते. कितना, किस चीज़ का 20%? एम्प्लॉय की सैलरी का 20%, ठीक है.
प्लीज कीप इन माइंड। ठीक है, और जो कंप्यूटेशन ऑफ एलोकेबल सरप्लस है वो तो मैंने आपको अभी बताया कि अवेलेबल सरप्लस का 67% निकालते हैं, उसके अलावा उसमें कुछ चीज़ें सेट ऑफ होती हैं या सेट ऑन हो रही होती हैं। वो कैसे होता है, वो प्रीवियस ईयर्स के कैरी फॉरवर्ड होता है कुछ, या फिर आपका अवेलेबल सरप्लस मिनिमम मैक्सिमम बोनस से कितना कम ज़्यादा है उसके बेसिस पे होता है। वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट। एंड द लास्ट थिंग वाज सीलिंग ऑन द सैलरी। सैलरी पे एक लिमिट लगाई है कि जहाँ केसेस में एम्प्लॉय की सैलरी 7,000 से ज़्यादा है, even so the bonus to such employee will be calculated as if their salary was 7,000 rupees। जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हो सकता है किसी एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 पर मंथ है, अब उनको अगर बोनस मिलेगा तो 7,000 के बेसिस पे कैलकुलेट होगा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ 14,000। बिकॉज तो आप देख सकते हो मैक्सिमम बोनस की भी एक तरह से दो लिमिट्स लगी हुई हैं कि आपकी जो करंट सैलरी है उसका 20% से ज़्यादा नहीं मिल सकता, और आपकी सैलरी जितनी भी है लेकिन हम 7,000 के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। अगर 7,000 से ज़्यादा हुई तो, कम हुई तो जो एक्चुअल सैलरी के बेसिस पे कैलकुलेट होगा। द मैक्सिमम विच यू विल गेट इज ऑन द बेसिस ऑफ 20% ऑफ 7,000। ये उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया, राइट। नाउ अब सेट ऑन एंड सेट ऑफ क्या होता है। अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं कभी कभी कंपनीज में कि उन्होंने जो सरप्लस अर्न किया वो उनकी मैक्सिमम बोनस का जो थ्रेशोल्ड है उससे ज़्यादा निकला। एलोकेबल सरप्लस कैसे कैलकुलेट हुआ था, वन सेकेंड, ग्रॉस प्रॉफिट्स निकाले थे, ग्रॉस प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट्स की थी तो अवेलेबल सरप्लस आया था। उस अवेलेबल सरप्लस का 67% या फिर 60% होता है एलोकेबल सरप्लस। तो अगर ये अमाउंट मैक्सिमम बोनस विच कैन बी पेड टू एन एम्प्लॉय, ये अमाउंट किसी साल के लिए उससे ज़्यादा हुआ तब क्या होगा। सो where for any accounting year the allocable surplus exceeds the amount of maximum bonus payable to the employees in the establishment, then the excess shall be, what will happen to the excess, subject to a limit of 20% of the total salary or wages employed, will be carried forward for being set on in the four succeeding accounting years to be utilized for the purpose of पेमेंट ऑफ बोनस इन द मैनर इलस्ट्रेटेड इन द फोर्थ शेड्यूल। क्या कह रहे हैं वो, कंपनी को मिले हैं ज़्यादा प्रॉफिट्स लेकिन मैक्सिमम कितना दे सकती है कंपनी, 20% ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी दे सकते हैं वो, राइट। तो अब ये जो एक्सेस बचेगा उसका क्या करना है, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट सेज दिस एक्सेस अमाउंट को आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लो। आपने अकाउंटिंग में पढ़ा है कि कुछ चीज़ें कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं नेक्स्ट ईयर को, राइट। इस ये आपकी सरप्लस है, द मोड ऑफ योर एक्स्ट्रा प्रॉफिट यू कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर फॉर व्हाट पर्पस, इट विल बी सेट ऑन द 4 सक्सीडिंग अकाउंटिंग ईयर्स। अगले 4 साल में इस सरप्लस को डिवाइड कर दो एंड दिस पार्ट विल बी यूज्ड इन द पेमेंट ऑफ बोनस इन द नियर फ्यूचर। लेकिन उसका कितना पार्ट किस तरह से यूटिलाइज हो सकता है, इट इज़ इलस्ट्रेटेड इन द फोर्थ शेड्यूल। तो मैंने आपको जैसे हम जब ग्रॉस प्रॉफिट्स कैलकुलेशन कर रहे थे तब आया था एक फर्स्ट शेड्यूल होता है, एक सेकंड शेड्यूल होता है, वो क्या था, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट्स के लिए। अब एक फोर्थ शेड्यूल है पेमेंट ऑफ बोनस से रिलेटेड एलोकेबल सरप्लस के केस में। तो इन सब चीज़ों में क्या किया है, इट इज स्पेसिफाइड इन द लॉ, कैलकुलेशंस के बारे में, मेथड ऑफ कैलकुलेशन के बारे में। सो दैट इज व्हाट द फोर्थ शेड्यूल इज, ओके। अब दूसरा केस है अगर एलोकेबल सरप्लस आपका कंपनी का बहुत कम आया है, मिनिमम बोनस जितना देना चाहिए उतना भी पैसा नहीं बचा कंपनी के पास, कंपनी के पास पुअर परफॉर्मेंस थी या ड्यू टू एनी रीजंस बिजनेस लॉसेस या फिर whatever happened, the company did not earn as much as it needed to, okay। अब क्या है, वो इतना कम हुआ कि एम्प्लॉय को जो उन्होंने मिनिमम बोनस देना है 8.33% का या 100 रुपये देने हैं, 60 रुपीज़ देने हैं, कंपनी इज नॉट इन अ पोजिशन टू इवन डू दैट। सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, where for any accounting year there is no available surplus or the allocable surplus in respect of that year falls short of the amount of minimum bonus payable to the employees। किसी भी पर्टिकुलर साल में जो अवेलेबल सरप्लस है या अवेलेबल सरप्लस का 67% निकाल के एलोकेबल सरप्लस निकाला किसी भी साल का, वो इतना कम आया कि जो द अमाउंट ऑफ मिनिमम बोनस विच इज पेबल टू द एम्प्लॉयज इन द एस्टैब्लिशमेंट उससे भी कम है, इट इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ
even the minimum amount, right? ये है first part. And there is no amount of sufficient amount to be carried forward and set on, which could be utilized for the purpose of payment. दो बातें देखो, एक है कि करंट ईयर के हमारे जो सरप्लस हैं वो बहुत कम है मिनिमम बोनस देने के लिए, एंड द सेकंड थिंग इज देयर इज नो सफिशिएंट अमाउंट कैरीड फॉरवर्ड. यहाँ पे आपने देखा था कि अगर मैक्सिमम से भी ज़्यादा पैसे थे तो बोला था अगले साल में कैरी फॉरवर्ड कर लो, अगले 4 साल में इसको बोनस पे करने के लिए यूज़ करेंगे, राइट? अब क्या हो गया, मान लो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो गया, नेक्स्ट ईयर में सरप्लस मिनिमम बोनस से भी कम आई, एंड we have some surplus profits carried forward from the next year, but वो इतना sufficient भी नहीं है कि उससे मिनिमम बोनस की पेमेंट हो जाए. यानी कि मिनिमम बोनस पे करने के लिए आपके जो करंट ईयर के प्रॉफिट्स थे प्लस द surplus which was carried forward from earlier years to set on for this year, वो भी नहीं है. वो है लेकिन sufficient नहीं है मिनिमम बोनस के लिए. Then what will happen? अब इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ेंगे. Where for any accounting year there is no available surplus or allocable surplus in respect of that year falls short of the amount of minimum bonus payable to the employee in the establishment, and there is no sufficient amount to be carried forward and set on, which could be utilized for the purpose of payment of the minimum bonus, then such minimum amount or deficiency will be carried forward for being set off in the 4 succeeding accounting years in the manner illustrated in the 4th schedule. Now, last year हमने surplus को carry forward किया था, right? इस बार हमारे पास surplus नहीं है, deficit है. हम उसको carry forward करेंगे. इसको भी क्या करेंगे, अगले 4 साल में ही carry forward करेंगे इसको, कि ये जो minimum bonus से threshold नहीं मिला है, the money which is not there, it will be set off in the 4 succeeding years, accounting years. और वो कैसे किया जाएगा उसका पेमेंट फ्यूचर में, कब कब किया जाएगा, किस सरप्लस में से उठा के किस टाइम पे किया जाएगा, all of those methods are illustrated in the 4th schedule of the Payment of Bonus Act 1965. ठीक है, तो ये तो केसेस हो गए कि अब उन्होंने बोला जब एलोकेबल सरप्लस कम ज़्यादा हो रही है आपकी मिनिमम और मैक्सिमम बोनस से भी. मैक्सिमम से बहुत ज़्यादा अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए. कंपनी इज हैविंग सरप्लस व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर पीरियड. इतना भी सरप्लस नहीं है अगर सेकंड केस में कि वो मिनिमम बोनस भी नहीं दे सकते, तब भी वो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ईयर्स में सेट ऑफ करने के लिए. द थर्ड पॉइंट इज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द 4th schedule. The principle of set on and set off as illustrated in the 4th schedule shall apply to all other cases not covered by the subsection 1 or subsection 2. Subsection 1 or subsection 2 ये दोनों हैं. One is when the surplus is more than the maximum bonus and 2 is when the surplus is less than the minimum bonus. Okay. इसके अलावा भी वो कह रहे हैं अगर जो भी situations आएंगी और वहाँ surplus set off या set on होना है, उस केस में भी 4th schedule को ही रेफर करना है. ठीक है. Adjustment of amount of set on or set off, wherein any accounting year any amount has been carried forward and set on or set off under this section, then in calculating the bonus for the succeeding accounting years, the amount of set on or set off carried forward from the earliest accounting year shall first be taken into account. अब आपने क्या किया, कंपनी एम्प्लॉयर के पास प्रीवियस ईयर से या तो सरप्लस आया है या फिर डेफिसिट आया है. सरप्लस को बोलते हैं सेट ऑन कह रहे हैं, और जब मिनिमम से भी कम पड़ा था उसको सेट ऑफ कहते हैं. ठीक है. इन एनी अकाउंटिंग ईयर द अमाउंट हैज बीन कैरीड फॉरवर्ड एंड सेट ऑन और सेट ऑफ, देन इन कैलकुलेटिंग द बोनस फॉर द सक्सीडिंग अकाउंटिंग ईयर, यानी कि अब जो कमिंग ईयर आ गया जिसमें अब बोनस पे करना है, उसमें क्या करेंगे, जो अमाउंट पिछले सालों से कैरी फॉरवर्ड हुए हैं. नाउ यू कैन सी जो कैरी फॉरवर्डिंग होती है वो 4 साल पे होती है. इट इज नॉट लाइक पिछले साल का जो भी प्लस या माइनस था उसको पूरा का पूरा नेक्स्ट ईयर पे डाल दिया. नो, दैट डज नॉट हैपन. 4 साल में करते हैं अलग अलग. तो कह रहे हैं उसमें से जो अर्लीस्ट अकाउंटिंग ईयर का जो अमाउंट पेंडिंग होगा, जैसे मान लो ये सेकेंड केस में लॉसेस थे, एम्प्लॉय को मिनिमम बोनस मिला नहीं, बोला गया
अगले 4 साल पे इसको कैरी फॉरवर्ड करो, राइट? सो नाउ व्हाट वी आर सेइंग गोइंग टू डू इज, हम इसको अर्लीस्ट अकाउंटिंग ईयर, जो सबसे पहले साल में, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 में 4 ईयर्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ईयर 1 का जो अमाउंट है सेट ऑफ होना है या सेट ऑन होना है, पहले उसकी अकाउंटिंग करेंगे। यानी कि फर्स्ट ईयर का जो सरप्लस है या फर्स्ट ईयर का जो डेफिसिट है, सरप्लस है तो सबसे पहले ईयर का जो वो है उसको यूज करेंगे इस साल की एडजस्टमेंट करने के लिए, या फिर सबसे पुराने साल का जो डेफिसिट है तो इस साल सबसे पहले उसको पे ऑफ करेंगे। द अर्लीस्ट अमाउंट वो प्लस में सरप्लस है या सेट ऑफ करना है जो पे नहीं हुआ था, सबसे पुराना पेंडिंग है जो, या सबसे पुराना कैरीड फॉरवर्ड है जो, दैट विल बी एडजस्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू द करंट और सक्सीडिंग अकाउंटिंग ईयर, ठीक है? सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय द set on and set off of allocable surplus. Now, determination of the bonus payable to an employee. पूरा now we have almost ended this payment of bonus, ठीक है? तो इसमें this is like a summarization of what we have discussed. सबसे पहले हमें बताया गया कि बोनस पे करने के लिए देना होता है कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हमें बताई गई कि एक फर्स्ट शेड्यूल है, एक सेकंड शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी, राइट? And that is specified in this act itself. That gross profit is then second point to deduct the sum specified in section 6 as prior charges, जो हमने चार्ज डिडक्शंस पढ़ी थी कि डेप्रिसिएशन होगी, इन्वेस्टमेंट अलाउंस होगा, डेवलपमेंट अलाउंस है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस है, पेमेंट ऑफ एनी प्रायर चार्जेस रिलेटिंग टू डिविडेंड एंड अदर रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, ये सब था। इन 4 चीजों को डिडक्ट करेंगे एंड टू एड सर्टेन सम टू द ग्रॉस प्रॉफिट। ये सर्टेन सम कौन सा था? ये थी हमारी टैक्स सेविंग फ्रॉम द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर in order to ascertain the amount of available surplus. So the second step is calculation of the available surplus. सबसे पहले निकाला gross profit, उसके बाद हमने निकाला available surplus. Then the second is to calculate the allocable surplus, जो मैंने अभी दोबारा आपको बताया कि allocable surplus क्या होगा। ये जो second point में figure आएगी उसका 67% या फिर उसका 60% डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपनी था, बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग कंपनी, राइट? तो निकलेगा एलोकेबल सरप्लस। नाउ द फोर्थ स्टेप विल बी टू कैरी आउट द सेट ऑन एंड सेट ऑफ फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। अब आपने एलोकेबल सरप्लस निकाल लिया, आपको पता है इतना बोनस देना है। नाउ यू विल सी कि आपका एलोकेबल सरप्लस इज मोर than the minimum bonus, sorry, or more than the maximum bonus, or less than the minimum bonus, or more than the minimum bonus. मिनिमम अमाउंट आपको जितना देना है या मैक्सिमम जितना आप दे सकते हैं उससे कम ज्यादा है आपका एलोकेबल सरप्लस, जो थर्ड स्टेप पे फिगर निकलेगी। देन द कंपनी विल डिसाइड एंड द एम्प्लॉयर विल सी कि क्या सरप्लस सेट ऑन होना है, यानी सेट ऑन कब हो रहा है? व्हेन इट इज मोर देन द मैक्सिमम बोनस, देन इट विल सेट ऑन, इट विल बी कैरीड फॉरवर्ड इन द 4 सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ईयर्स। या फिर सेट ऑफ होना है, सेट ऑफ कब होना है? अगर एलोकेबल सरप्लस इज लेस देन द मिनिमम बोनस, कम है, बहुत कम है, तो उस केस में सेट ऑफ होना है, वो भी अगले 4 साल पे कैरी फॉरवर्ड करके पे किया जाएगा। सो दिस इज हाउ द डिटर्मिनेशन ऑफ बोनस पेबल टू एन एम्प्लॉय इज डन फॉर ईच अकाउंटिंग ईयर। चारों स्टेप्स में आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है? इन चीजों के अलावा होता है, डाउट्स है तो मैं क्लास के एंड पे लूंगी अभी। एक होती है चीज एडजस्टमेंट ऑफ कस्टमरी और इंटरिम बोनस अगेंस्ट द बोनस पेबल अंडर द एक्ट। ईयर एंड बोनस के अलावा कभी कभी कंपनीज इंटरिम बोनस भी दे देती हैं, या दे रहे सम कस्टमरी बोनस, जैसे दिवाली पे बोनस दे देते हैं, या फिर कंपनी की कोई एनुअल जुबली होती, एनुअल एनिवर्सरी होती है तब दे देते हैं, ठीक है? अगर ऐसा कोई भी फिगर बोनस दिया गया है, then what will happen? Whether in an accounting year an employer has paid any puja bonus or other customary bonus to an employee, what will happen in that case? जैसे मैंने आपको बताया ना कि किसी कोई फेस्टिवल पे दे रहे हैं, न्यू ईयर्स पे दे रहे हैं, दिवाली पे दे रहे हैं, एनीथिंग इज बीइंग डन। Whether in an accounting year an employer has paid any puja bonus or other customary bonus to an employee,
or the employer has paid a part of the bonus payable under this act to an employee before the date on which the bonus became payable. दो तरह के बोनस की बात हो रही है, एक तो है जो स्टैंडर्ड पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में कैलकुलेट होके पे होना है, ठीक है. दे आर सेइंग इन द बी पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट, he has already paid a part of this bonus payable under this act to the employee. यानी कि जिस डेट से पहले देना था वो तो कंपल्सरी देना ही है, राइट. एलिजिबल एम्प्लॉय को देना ही है मिनिमम बोनस एटलीस्ट. जिस डेट कब दिया जाएगा, ईयर अकाउंटिंग ईयर का पूरा कैलकुलेशन करने के बाद, प्रॉफिट्स कैलकुलेट होने के बाद, राइट. ऑन वट एवर डेट इट बिकम्स ड्यू टू बी पेड, उससे पहले एम्प्लॉयर ने दे दिया पार्ट ऑफ द बोनस. मान लो किसी एम्प्लॉय को फाइनेंशियल डिफिकल्टी हुई, दे आस्क्ड फॉर सम मनी इन एडवांस फ्रॉम द एम्प्लॉयर एंड समहाउ द एम्प्लॉयर हार्टफुली अग्रीड कि ठीक है मैं आपको ये दे देता हूँ, बाद में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है. सो इस केस में हो गया कि पेबल डेट जो थी बोनस की उसके पहले कुछ एडवांस में बोनस उन्होंने एम्प्लॉय को दे दिया. तो व्हाट विल हैपन, द एम्प्लॉयर शैल बी एंटाइटल्ड to deduct the amount of bonus so paid from the amount of bonus payable under this act in respect of that accounting year, and the employer shall be entitled to receive only the balance. अगर किसी भी ईयर में एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयर ने बोनस दिया था, किस तरह का बोनस दिया था, कोई कस्टमरी बोनस दे दिया या फिर इंटरिम बोनस दे दिया अगेंस्ट द बोनस पेबल अंडर द एक्ट. ये दोनों चीजें हुई हैं अगेंस्ट द बोनस पेबल, जो स्टैंडर्ड बोनस दिया जाता है इस एक्ट की कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग, उसका कुछ पार्ट पहले से आपने दे दिया है. देन द एम्प्लॉयर हैज फुल राइट्स टू डिडक्ट दिस अमाउंट ऑलरेडी विच हैज बीन पेड. जो पार्ट ऑफ बोनस ऑलरेडी उन्होंने एम्प्लॉय को दे दिया है उसको काट के बाकी बचा हुआ अमाउंट वो उसको दे दें एम्प्लॉय को. It is not like they are still they will still be in compulsion to pay the full amount of bonus at the end of the accounting year, क्योंकि they are saying कि उन्होंने पहले कुछ amount already bonus दे दिया ड्यू डेट से पहले ही. जिस दिन वो पेबल था एम्प्लॉय को उससे पहले उन्होंने कुछ अमाउंट दे दिया, तो जब ड्यू डेट आएगी तो ज़रूरी नहीं है वो फुल अमाउंट दें या वो उतना अमाउंट जो ऑलरेडी उनको एडवांस में पे कर चुके हैं उसमें से काट के उनको बचा हुआ अमाउंट देंगे. एंटाइटल्ड है, इट इज नथिंग रॉन्ग विद डूइंग दैट ऑन पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर, एंड द एम्प्लॉई will be entitled to only receive the remaining, the balance amount. Employee cannot raise a dispute कि मुझे part of the bonus मिला है, मुझे पूरा bonus नहीं मिला है. He or she cannot raise that point because उन्हें उसका जो earlier part है वो already मिल गया था. बचा हुआ part उन्होंने उसे due date पे दे दिया. तो employer has fulfilled his liabilities. The employee has received the complete amount of bonus he has the right to receive. So that is how they are saying the adjustment of customary or interim bonus is done. Then there are certain deductions. Deduction of certain amount from the bonus payable under the act. अब क्या है, किसी भी accounting year में an employee is found guilty of misconduct causing financial loss to the employer. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. एम्प्लॉई ने कुछ मिसहैप किया, एम्प्लॉई मिसबिहेव्ड, एम्प्लॉई से कुछ गलती हुई जिसकी वजह से he has damaged, he has caused business losses on the factory premises or in the office or the establishment. Then employer has a complete legal right to recover that loss from the bonus payable to the employee under the act in respect of that accounting year only, and उसके बाद एम्प्लॉय को उसका बचा हुआ बैलेंस ही मिलेगा, रिमेनिंग नहीं मिलेगा. So in a way you are getting to know certain exceptions in the cases in which वो situations only when the employee is not getting the full bonus he was entitled to. एक क्या है situation, जब उन्हें उसका कुछ पार्ट पहले एडवांस में मिल गया या फिर उन्होंने कंपनी के प्रीमाइसेस में ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स he did something wrong जिसकी वजह से प्रॉपर्टी डैमेज हुई या बिजनेस लॉस हुआ एम्प्लॉयर को, तो एम्प्लॉयर ने उसका पैसा
एम्प्लॉय के बोनस में से काट लिया. They have the full legal right. It is completely lawful for the employer to deduct the amount of loss from the amount of bonus payable to the employee in respect of that accounting year only. आप ये जो लॉस की रिकवरी है इसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. एंड द एम्प्लॉय विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द बैलेंस इफ एनी. इसके अलावा अगर कोई बैलेंस बच जाता है एम्प्लॉय के बोनस में से तो वो एम्प्लॉय को मिल जाएगा लॉस रिकवर करने, लॉस के पैसे काटने के बाद. ठीक है. अब ये क्या है? रिकवरी ऑफ बोनस ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर. अब एम्प्लॉयर से ड्यू डेट आ गई है, उनसे एम्प्लॉय को बोनस मिलना था. समथिंग did not happen right and it was not paid on time. So what will happen in that case? Where any money is due to an employee by way of bonus from his employer under a settlement or an award or an agreement and it is not paid. तो ये exception है इस particular रूल्स का कि अगर कोई कोर्ट की सेटलमेंट हुई थी या फिर एम्प्लॉयर ने कोई अवार्ड अनाउंस किया था एम्प्लॉय के लिए या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में उसकी बिजनेस डिस्प्यूट की वजह से एक अग्रीमेंट बना दैट उसको इतना बोनस देंगे एंड दैट मनी हैज नॉट बीन पेड येट बाय द एम्प्लॉयर. तो उस केस में the employee has the right to recover that bonus from the employer. So what are the provisions governing this recovery of bonus? First of all, who can apply? Who can apply for the recovery of this bonus? The employee himself or herself, including an employee who is no longer in employment. यानी जो आप employment में currently हो या फिर अगर आपने organization छोड़ भी दिया, आपने कहीं और जाके काम करना शुरू कर दिया, लेकिन आपका previous कोई bonus ऐसा pending है किसी सेटलमेंट का या किसी अवार्ड का, you can still apply for claiming that bonus. The second person is any other person authorized by the employee in writing in this behalf. अगर employee ने किसी और को वो right दे दिया है कि मेरे behalf पे मैं sign करके दे रहा हूँ permission, he's giving an authorization to somebody else to apply for the recovery of this bonus from his employer. ये person कर सकते हैं. Or in the case of death of the employee, his assignee or legal heirs may, without prejudice to any other mode of recovery, make an application to the appropriate government or such authority as the appropriate government may specify in this behalf. तो अगर employee की death हो जाती है, उस केस में उनका जो legal heir है या assignee है, मतलब उन्होंने जिसको भी वो authorization दिया है, they can make an application regarding the recovery of this bonus. कहाँ करेंगे application? This application will be made to the appropriate government's office or such authority as the appropriate government may specify in this behalf. मतलब किसी अगर कोई इंडस्ट्री की अथॉरिटी या बॉडी बनी हुई है regarding this permitted by the government, वो वहाँ पे जाके इसके application दे सकते हैं या फिर directly जिस भी गवर्नमेंट की jurisdiction में आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन, उनको जाके उसकी एप्लीकेशन दे सकते हैं रिगार्डिंग द रिकवरी ऑफ बोनस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयर. ओके. देन रिकवरी ऑफ बोनस का टाइम लिमिट भी है. टाइम लिमिट फॉर मेकिंग दिस एप्लीकेशन शैल बी विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑन विच द बोनस मनी बिकेम ड्यू टू द एम्प्लॉयर फ्रॉम ड्यू टू द एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर. जिस डेट पे वो अमाउंट ड्यू हो गया था, यानी कि जिस डेट पे वो सेटलमेंट वाले टाइम पे लिखा था कि इस डेट पे उन्हें दे देना है, या अवार्ड जिस दिन अनाउंस कर दिया था ये बोनस मिलेगा, बट इट वाज नॉट दैट. सो फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकेम ड्यू, तब से लेके 1 साल तक. तो देखो आप 1 साल जो है वो ड्यू डेट से कंप्लीट कर रहे हैं, इट इज काउंट कर रहे हैं. इट इज नॉट लाइक आपने 1 महीने बाद या 2 महीने बाद वो चीज़ नोटिस कर रहे हो और मिला नहीं था. सो नो, आपका जो 1 साल है वो उसी डेट से कैलकुलेट होगा जिस डेट से एक्चुअली एम्प्लॉय को पेमेंट करनी थी. ठीक है. सो इट विल बी मेड विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑन विच द बोनस मनी बिकेम ड्यू टू द एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर. The time limit can also be extended by the appropriate government if sufficient cause is shown. किसी भी रीजन से अगर एम्प्लॉय को या उनके ऑथराइज्ड पर्सन को या फिर उनके इन केस ऑफ हिज डेथ उनका जो लीगल एयर आए हैं क्लेम करने के लिए,
they can show sufficient reasons कि वो time पे application क्यों नहीं दे पाए थे, then the government can give them permission that yes, time limit for the submission of your application can be extended if this because they are satisfied with the reason which they have stated. ठीक है, otherwise 1 साल माना जाएगा. Then the application is to be made to whom? The application will be made to the appropriate government or such authority as the government has specified in this behalf. तो स्टेट गवर्नमेंट का जो जुरिस्डिक्शन है तो उनको सबमिट कर होगी एप्लीकेशन. सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट को होगी. उन्होंने या फिर कोई अलग से एक बॉडी को ऑथराइज कर दिया है, उनको पावर्स और राइट्स दी हैं इस काम के लिए, तो उसको सबमिट होंगी. इशू ऑफ recovery certificate. If the appropriate government is satisfied that the bonus is due, it shall issue a certificate for that amount to the collector. Appropriate government के पास अब application आ गई है. अब उन्होंने application check की है, उन्होंने जो भी evidence collect करने थे, notices देने थे employer को, employee को, whatever the formalities needed to be done were done by them, and the appropriate government finally concluded that yes, the bonus is due, application valid है. They will issue a certificate for that amount to the collector. एक recovery certificate बनाएगी government कि इस employee को इस employer से इस time period के लिए इतना bonus मिलना चाहिए. ये एक recovery certificate issue किया जाएगा और एक collector होगा, उसको ये certificate issue करेंगे कि आप regarding this payment of bonus. Then finally recovery will be done by the collector. The bonus shall be recovered by the collector in the same manner as if it were arrears of land revenue. जिस collector एक person designate कर दिया एक तरह से government ने collector, इस collector person को certificate दिया गया है कि ये रहा आपका recovery certificate आपके bonus का, आपकी application accept हो गई थी, and finally उस bonus उस certificate recovery certificate के basis पे this person can recover the amount of bonus. All right, so this is about your payment of bonus act. So this concludes your total unit 3 payment of wages and payment of bonus act. पहले इसमें से doubts बताओ, उसके बाद I have to retake some of the topics with you regarding the queries which have been raised. पहले अभी वाली क्लास में से मैं आपके doubts लूंगी. There is no practical questions in case of industrial law. वो बीच बीच में आपकी जो contribution की calculations हैं और जैसे अभी यहाँ पे bonus में profits की calculation है, तो ये तो method of calculation क्या होता है, उसमें क्या क्या include होता है वो करते हैं, nothing else. Questions, you know what, आप previous year questions देख लो. वैसे industrial laws में बहुत ज़्यादा questions are mostly direct. ठीक है, बाकी आप प्रीवियस ईयर पेपर्स रेफर कर लेना. केस स्टडी भी आएगी पेपर में. केस स्टडीज करवानी है तो मैं 1-2 करवा दूंगी आपको सिलेबस एंड होते होते. अदरवाइज यू शुड फर्स्ट फोकस ऑन द डायरेक्ट थिंग्स. एलोकेबल सरप्लस और सेट ऑन एंड सेट ऑफ रिपीट करना है. ओके एलोकेबल सरप्लस मैंने आपको बताया था कि आता है अवेलेबल सरप्लस से. अवेलेबल सरप्लस की कैलकुलेशन शुड आई डिस्कस इट अगेन विद यू? मैं कर देती हूँ. मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाया था. One second. Okay, so see what happens is मैंने आपको जो steps बताए अभी,
ये स्टेप्स देखो डिटर्मिनेशन ऑफ बोनस पेबल के। सबसे पहले होता है ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट, उसके बाद होता है अवेलेबल सरप्लस, एलोकेबल सरप्लस उसके बाद आता है। तो अवेलेबल सरप्लस उन्होंने क्या बताया, टू डिडक्ट द सम स्पेसिफाइड इन सेक्शन 6 एज प्रायर चार्जेस टू असर्टेन द अमाउंट ऑफ अवेलेबल सरप्लस, राइट। ये है आपका अवेलेबल सरप्लस। अवेलेबल सरप्लस आता है ग्रॉस प्रॉफिट्स में से। ग्रॉस प्रॉफिट्स में से 4 चीजें डिडक्ट होती हैं, बोलना सम्स डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 6, वो ये 4 हैं, ABCD। ये हमने किया था कि डेप्रिसिएशन जो पेबल है, सॉरी नॉट पेबल, डेप्रिसिएशन जो लगता है इनकम टैक्स के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपके एसेट्स के ऊपर, वो डिडक्ट हो जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम है तो वो तो वैसे भी एग्जेम्प्ट होती है, तो उसके केस में डेप्रिसिएशन की रूल्स अलग होती हैं। तो एग्रीकल्चरल इनकम है तो वो फर्स्ट ऑफ डेप्रिसिएशन माइनस होगी। उसके अलावा एक डेवलपमेंट अलाउंस, डेवलपमेंट रिबेट है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, वो फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एम्प्लॉय को मनी यूज करना है, या फिर एम्प्लॉय को हर साल की तरह स्टैंडर्ड अपना इनकम टैक्स पे करना है। बिजनेस भी तो टैक्सेस पे करते हैं ना। तो द टैक्स विच इज लाइबल टू बी पेड फॉर द अकाउंटिंग ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ड्यूरिंग दैट ईयर। And finally, any further sum specified in respect of the employer in the third schedule. थर्ड शेड्यूल में कुछ एग्जाम्पल्स जैसे हैं कि डिविडेंड पे करना है, इक्विटी शेयर्स की रिडेम्पशन हो रही है, रिजर्व्स क्रिएट करने हैं। तो इन सब केसेस में कोई भी कंपनी है, नॉन बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इट्स अ सिंपल कॉर्पोरेशन, इन केस ऑफ ऑल ऑफ देम, ये 4 चीजें टोटल ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस होगी। और उसके अलावा एक टैक्स सेविंग ऐड होगी। ये कॉम्प्यूटेशन है इसकी, वो अवेलेबल सरप्लस की। मैं अभी एलोकेबल सरप्लस पे आऊंगी। ये इसकी कॉम्प्यूटेशन होगी, तब अवेलेबल सरप्लस निकलेगा। अवेलेबल सरप्लस में से 67%, 67% ऑफ, आप ये इतना पार्ट पढ़ो, 67% ऑफ द अवेलेबल सरप्लस इन एन अकाउंटिंग ईयर in case of a company other than a banking company. नॉन बैंकिंग कंपनी है उनके लिए, या फिर कंपनीज विच हैव नॉट मेड अरेंजमेंट फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स आउट ऑफ देयर प्रॉफिट्स, वो अपने ये जो हमने अवेलेबल सरप्लस निकाला इसका 67% एडजस्ट करते हैं, या फिर इसका 60% एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट मत बोलो, वी आर कीपिंग दिस अमाउंट सेपरेटली, और ये जो अमाउंट है उसको सिर्फ और सिर्फ बोनस पेमेंट के लिए यूज होता है। ये होता है एलोकेबल सरप्लस। प्रॉफिट्स जो है कंपनी के, ग्रॉस प्रॉफिट जो आया उसमें से ये 4 चीजें माइनस करी, पिछले साल की टैक्स सेविंग ऐड करी, वो आ गया अवेलेबल सरप्लस। इस अवेलेबल सरप्लस का 67% या फिर 60% डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपनी आता है एलोकेबल सरप्लस। तो आई होप जिसका एलोकेबल सरप्लस का डाउट था वो क्लियर हो गया। अब आते हैं सेट ऑन और सेट ऑफ पे। आई टोल्ड यू कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, एलोकेबल सरप्लस निकल गया थर्ड स्टेप में। ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, एडजस्टमेंट्स हुई, एलोकेबल सरप्लस आया। अब हम चेक करेंगे कि ये एलोकेबल सरप्लस आपका मिनिमम बोनस से कम है या मैक्सिमम बोनस से ज्यादा है, व्हाट इज द अमाउंट। तो क्या करेगा एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर देखेगा, देखो मिनिमम और मैक्सिमम, मैंने इसीलिए आपको मिनिमम मैक्सिमम बोनस भी करवाया दोबारा, कि मिनिमम बोनस उनका 8%, मैक्सिमम बोनस उनका 20%। वो उनकी सैलरी का है, वो प्रॉफिट्स का नहीं है, प्लीज कीप दैट इन माइंड। सो व्हाट हैपेंस इज, अब जो सरप्लस निकल गया, एम्प्लॉयर वो सरप्लस कैलकुलेट कर लिया, साथ में वो कैलकुलेट करेगा कि मैक्सिमम और मिनिमम बोनस कितना बनता है एम्प्लॉय का। अब उसके बाद देखा जाएगा कि ये जो सरप्लस है ये ज्यादा है या कम है। ज्यादा है, किससे ज्यादा है, मिनिमम बोनस से ज्यादा है, तब तो बात ही नहीं है कोई, तब तो पेमेंट होगी होगी जितनी होनी है। मैक्सिमम बोनस मतलब कि जितना मैक्सिमम आप एम्प्लॉय को दे सकते हैं उससे भी ज्यादा, कंपनी प्रॉस्परस सिचुएशन में बहुत ज्यादा, कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई है इस साल, कंपनी ने बहुत सारे प्रॉफिट्स बनाए, ये थी एलोकेबल सरप्लस, तो उनकी ज्यादा हो गई। कितनी ज्यादा हो गई कि मैक्सिमम हम जितना एम्प्लॉय को दे सकते हैं उसके बाद भी पैसा बच रहा है कंपनी के पास। तो क्या किया जाएगा उस केस में, दिस एक्सेस shall be subject to a limit of 20% of the salary. 20% क्या है, ये maximum bonus है। It shall be carried forward for being set on in the 4 succeeding accounting years to be utilized for the purpose of payment of bonus in the manner illustrated in the 4th schedule. Set on हो रहा है, profits बच गए थे
तो उन प्रॉफिट्स को अगले 4 साल में हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और उसको फ्यूचर में यूज करेंगे बोनस की पेमेंट के लिए। ठीक है, ये होता है सेट ऑन ऑफ एलोकेबल सरप्लस। सेट ऑफ क्या होता है? जब सरप्लस बहुत कम आया कंपनी के पास या फिर आया ही नहीं, इतना कम आया कि जो 8% का मिनिमम बोनस देना है या फिर जो 100 रुपए देने हैं एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर वो भी देने की पोजीशन में नहीं है। ही इज नॉट एबल टू इवन डू दैट। व्हाट विल हैपन इन दिस केस? इन दिस केस ऑल्सो जो डेफिशिएंसी है, ये डेफिसिट है, ये सरप्लस नहीं है, ये डेफिसिट है। ये जो डेफिसिट अमाउंट है ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसको कैरी फॉरवर्ड करके इसको भी अगले 4 साल, देखो जो सरप्लस आया था उसको भी कैरी फॉरवर्ड करके अगले 4 साल पे डिवाइड करते हैं, जो डेफिसिट आता है उसको भी कैरी फॉरवर्ड करके अगले 4 साल पे यूज करते हैं। व्हाट हैपेंस इज it will be carried forward for being set off in the 4 succeeding accounting years। ठीक है, अब ऊपर की चीज में से एक चीज यहाँ पे मिनिमम के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है सेट ऑफ में। उन्होंने बोला it fell short of the amount of minimum bonus payable to the employee. The allocable surplus in respect of that year falls short of the amount of minimum bonus payable। One and second, and के बाद देखो, there is no amount of sufficient amount to be carried forward and set on। यानी कि पिछले साल से जो सेट ऑन अमाउंट आया है, यानी कि जो सरप्लस आया है पिछले साल का, जो प्रॉफिट आके 4 साल में डिवाइड होकर कैरी फॉरवर्ड हो गया, वो अब इस साल में लॉस है। इस साल में कंपनी मिनिमम बोनस भी नहीं दे पा रही है। लेकिन तो क्या है कंपनी के लिए? इट्स अ गुड न्यूज दैट दे हैव सम सरप्लस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। ठीक है, लेकिन डेफिसिट इतना ज्यादा है कि ये जो प्रीवियस ईयर से भी जो सरप्लस कैरी फॉरवर्ड होके आया वो सफिशिएंट नहीं है। मतलब कि आपको इस साल लॉसेस हुए, यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू पे योर मिनिमम बोनस, लेकिन आपके पास पिछले साल के थोड़े से प्रॉफिट्स बचे हुए हैं जो आप यूज कर सकते हो बोनस देने के लिए, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है टू पे दैट मिनिमम बोनस। छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लो। ठीक है, 100 रुपए मान लो किसी एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को देना था। 100 रुपए मिनिमम बोनस होता है। इट इज आइदर 8.33% और ₹100 whichever is higher। मान लो फॉर एग्जाम्पल एन एम्प्लॉई was supposed to get 100 rupees from his employer। मैं आपको बहुत सिंपल एक एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉयर का एग्जांपल दे रही हूँ। वो तो ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट है तो बहुत सारे होते हैं, कलेक्टिवली प्रॉफिट यूज होता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। 100 रुपीज बनता था मिनिमम बोनस। ठीक है, एम्प्लॉयर ने मान लो प्रॉफिट ही कमाया 60 रुपीज। ही डज नॉट एलोकेबल सरप्लस निकला 60 रुपीज। ही इज तो 60 इज लेस देन 100। एक तो ये प्रॉब्लम आ गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या आई? मान लो पिछले साल से प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड होके आया था, यहाँ पे 4 साल में कैरी फॉरवर्ड होता है, इसीलिए इट्स नॉट लाइक कि वो पूरा जो एक्स्ट्रा सरप्लस होता है वो भी अगले साल में पूरा कैरी फॉरवर्ड कर देता है। नहीं, वो अगले 4 साल में डिवाइड हो जाता है। अकाउंट्स में आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ा है, तो जब आप अकाउंट्स बनाते थे तो उसमें कुछ चीजें कैरी फॉरवर्ड होते थे, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, तो कई बार क्या होता था, कुछ डेफर्ड एक्सपेंडिचर्स जैसे जो होते थे, अगर आपने ये सब चीजें पढ़ी हैं तो डेफर्ड एक्सपेंडिचर ओवर द इयर्स यूज हो रहा है तो उसकी अकाउंटिंग भी ओवर द इयर्स करते थे, बैलेंस शीट में से उसको एज एन एसेट दिखाते थे। ये एग्जाम्पल याद रखो। ठीक है, तो सिमिलरली एसेट के दिखाते हैं, लाइबिलिटी दिखाते हैं। आई एम नॉट गेटिंग इनटू ऑल ऑफ दैट। आई एम टेलिंग यू कि उसी तरह से प्रीवियस ईयर का भी जो एक्स्ट्रा बोनस होता है अगले 4 साल में यूज होता है, आप एक साथ नहीं यूज कर सकते। तो मान लो प्रीवियस ईयर से 20 रुपए कैरी फॉरवर्ड हुए इस साल में, टोटल 80 रुपी सरप्लस था, 20 into 4 4 साल में कैरी फॉरवर्ड कर दिए। ठीक है, अब आपको मिनिमम बोनस देना है 100 रुपए। 60 रुपीज आपका एलोकेबल सरप्लस है, 20 रुपीज आपका प्रीवियस ईयर से कैरी फॉरवर्ड हो गया। नाउ यू हैव 80 रुपीज, बट 80 रुपीज इज स्टिल लेस। 80 रुपीज अभी भी कम है, 100 रुपए तो नहीं है, 20 रुपीज का डेफिसिट अभी भी आ गया। नाउ व्हाट विल हैपन इज, ये सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, देन सच मिनिमम अमाउंट और द डिफिशियंसी एज द केस में बी। मिनिमम अमाउंट अगर एम्प्लॉयर को 100 रुपए भी पूरे 100 रुपए या तो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, या फिर डेफिशिएंसी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उस हिसाब से डेफिशिएंसी बन रही है 20 रुपीज। 60 रुपीज था, 20 रुपीज पिछले साल का यूज हो जाएगा, 20 रुपीज बचे, डेफिशिएंसी होगी 20 रुपीज। It will be carried forward for being set off in the 4 succeeding accounting years in the manner illustrated in the 4th schedule. What will happen is
अगले 4 सालों पे इस 20 रुपीज को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे कि अब ये क्या है, एम्प्लॉयर को अभी एम्प्लॉय को अभी नहीं मिल रहा है बट फ्यूचर में मिलेगा, फ्यूचर में उनको आराम से मिलेगा जब कंपनी नेक्स्ट ईयर सरप्लस कमाएगी या नेक्स्ट ईयर का जो बोनस होगा उसमें ऐड होगा, वट एवर विल हैपन। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हो रहा है, आइदर द डेफिशिएंसी, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया वो 20 रुपीज डेफिशिएंसी थी, हो सकता है टोटल मिनिमम अमाउंट थी, कंपनी लॉसेस में थी, कंपनी को प्रॉफिट्स हुए ही नहीं या प्रॉफिट्स हुए तो जरा से हुए कि बोनस के लिए पैसा ही नहीं बचा। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो मिनिमम अमाउंट है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आइदर द मिनिमम अमाउंट इज कैरीड फॉरवर्ड और द डेफिशिएंसी इज कैरीड फॉरवर्ड। तो जो सरप्लस होती है वो सेट ऑन हो जाती है, जो डेफिसिट होता है वो सेट ऑफ हो जाता है, लेकिन दोनों को अगले 4 साल में करते हैं। बाकी इसके सेट ऑन और सेट ऑफ के जो पॉइंट्स थे कि 4 शेड्यूल के अंडर जो गाइडलाइंस हैं इसके लिए वो यूज होता है, एंड देन द एडजस्टमेंट ऑफ द सेट ऑफ और सेट ऑन अमाउंट इज डन wherein any accounting year any amount has been carried forward and set on or set off. Then in calculating the bonus for the succeeding year, the amount of bonus which has been set on or set off from the earliest accounting year will be first taken into account. क्या बोल रहे हैं, पिछले सालों का जो सरप्लस आया है या डेफिसिट आया है तो उसमें जो अर्लीस्ट फिगर जो होगा, हो सकता है कंपनी को 2 इयर्स इन अ रो सरप्लस आ गया या 3 इयर्स इन अ रो लॉसेस हो गए, तो ये अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होंगे, राइट। तो इस केस में ये जो सेट ऑन और सेट ऑन होना है, सबसे पुराना जो आया था, सबसे पुराना जो सरप्लस पड़ा है कंपनी के पास, जो सबसे पुरानी जो अब लाइबिलिटी बन गई है, एम्प्लॉय को बोनस नहीं मिला है, पहले उसको एडजस्ट करेंगे। In any accounting year, any amount which has been carried forward and set on or set off, the amount set on or set off from the earliest accounting year shall first be taken into account. कि सबसे पुरानी जो प्रॉफिट पड़ी है पहले उसको यूज करेंगे, या सबसे पुरानी जो डेफिसिट आई है पहले उसको एडजस्ट करके पे करेंगे, उसके बाद हम आगे के ईयर्स का करेंगे। ठीक है, so that is the set on and set off of allocable surplus. I hope it is clear now जिन्होंने डाउट पूछा था। Where the employee has to apply for the recovery, employer sorry recovery का appropriate government को मैंने आपको बताया ना, they will the employee himself or any they can give an authority letter to a person, या फिर in case of their death उनका legal जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल एयर है उनके, वो अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ अप्लाई करना है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ऑफिस में अप्लाई करना है, या इंडस्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट के लिए उस पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन में देयर इज अ सर्टेन बॉडी, कोई ट्रिब्यूनल है या कोई लोकल बॉडी अगर बना रखी है तो वहाँ पे एप्लीकेशन दे देंगे। तो ये मैंने आपको बताया, तो एप्लीकेशन टू बी मेड टू whom, एन एप्लीकेशन विल बी मेड टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और द अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। ओके, केस नहीं समझ आया? कौन सा केस नहीं समझ आया सुरभि? मिनिमम बोनस वाला, ओके। एडजस्टमेंट ऑफ सेट ऑन समझ नहीं आया, आ गया समझ, ओके। विच केस आर यू टॉकिंग अबाउट इन केस ऑफ minimum bonus? Which case are you talking about for minimum bonus? यहाँ अच्छा ये केस देखो, ये ना लॉ में बताया, मैंने आपको कंसाइज करके दे दिया एक टैबुलेटेड कि जो एज है जिसमें हमारे कंट्री में आई थिंक इट इज 14, राइट, मिनिमम एज। उससे पहले अलाउड, इट इज नॉट अलाउड, इट इज चाइल्ड लेबर, दैट इज नॉट अलाउड। तो ठीक है, एम्प्लॉयज तो उन्होंने बोला 15 ईयर्स से ज्यादा जिनकी एज है। आप ना पहले इतना फोकस करो कि मिनिमम बोनस कितना होना चाहिए। मिनिमम बोनस क्या है, जितना एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को देना ही देना है, इट इज द एम्प्लॉयर इज बाउंड टू पे वन थिंग, इस पे फोकस करो। 8.3% of the salary earned by the employee during the accounting year, 8.33% of the salary earned by the employee during the accounting year। दो कोई भी सिचुएशन है,
the minimum bonus entitled to an employee is 8.33% of his salary or wages. डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? अब देखो, ये डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 100 रुपए और 60 रुपीज का. एम्प्लॉय की एज अगर 15 ईयर्स से ज्यादा है तो ये थ्रेशोल्ड है 100 रुपीज. एम्प्लॉय की एज 15 ईयर्स से कम है तो ये थ्रेशोल्ड है 60 रुपीज. एज किस दिन कैलकुलेट होगी? बिगिनिंग ऑफ दैट अकाउंटिंग ईयर. एम्प्लॉय हो सकता है ही टर्न 15 बीच में साल के, नहीं, साल के 1 अप्रैल को अगर 1 अप्रैल को अगर नया अकाउंटिंग ईयर बुक्स में स्टार्ट होता है, फर्स्ट एज ऑन 1 अप्रैल of that year, the age of the employee is 15 and above, so he is entitled to a bonus of 8.33% of his salary और 100 रुपीज. मान लो 8.33% उसकी सैलरी का बनता है 120 रुपीज, लेकिन उस पर लिमिट लगी हुई है कि 100 रुपए मिलेंगे मैक्सिमम. सॉरी, 120 रुपीज में 100 रुपए मिनिमम मिलेंगे. लिमिट लगी हुई है 8.33% की. पर हो सकता है कि अगर मान लो बोनस आया 8.33%, उनका 90 रुपीज निकला, तो 90 रुपीज ही मिलेंगे, तो 100 नहीं मिलेंगे. सॉरी, तो 100 मिलेंगे. आई एम सो सॉरी, व्हाट एम आई सेइंग. एम्प्लॉय की एज 15 से ज्यादा है, ठीक है, उनकी सैलरी का 8% मान 8.33% मान लो बना 80 रुपीज. ओके, नाउ द law says that the minimum bonus can either be this or this. This is 80 rupees, this is 100 rupees, whichever is higher. तो इस केस में एम्प्लॉय को मिल जाएंगे 100 रुपीज का बोनस. ठीक है. अब एक और एम्प्लॉय है जिसकी एज 15 ईयर्स से कम है, उसकी सैलरी का भी 8.33% बना 80 रुपीज. ओके, 80 रुपीज ये बना, ये 60 रुपीज बना. क्यों यहाँ पे देखो 100 नहीं है, यहाँ पे ये 60 है इसके लिए, बट दोनों को उसकी हायर फिगर मिलेगी. तो उसको 80 रुपीज मिल जाएंगे, उसको 60 रुपीज नहीं मिलेंगे. तो यहाँ पे इसका भी 80 बनता था, इसका भी 80 बनता था, लेकिन यहाँ पे हायर थ्रेशोल्ड 100 रुपीज है तो उसको 100 मिलेगा. यहाँ पे हायर थ्रेशोल्ड उसका 80 बन रहा है, 60 तो क्यों लेगा फिर वो? अगर उल्टा हो रहा होता, मान लो एम्प्लॉय की 15 ईयर्स से कम है और उसका बोनस बन रहा है 8.33% बन रहा है 55 रुपीज, लेकिन लॉ ने बोला उसको एटलीस्ट 60 रुपीज देने हैं. एटलीस्ट 60 देने, ज्यादा दो. 8.33% अगर ज्यादा बनता है तो उस केस में उनको 55 में उनको 60 रुपीज मिलेंगे. ठीक है. या फिर यहाँ पे हो रहा होता एम्प्लॉय का बोनस बन गया 8.33% 120 रुपीज और 100 रुपीज बोला हुआ है whichever is higher, तो 100 क्यों मिलेगा? फिर तो 120 मिलेगा मिनिमम बोनस. सो दिस इज द केस. एज के हिसाब से लॉ ने स्पेसिफाई किया है कि 8.33% मिलना है और 100 रुपीज whichever of the two is higher, या फिर 15 से एज कम है तो 8.33% मिलना है और 60 रुपीज whichever is higher. ठीक है. आप लोग मुझसे नोट्स का ये जो बोल रहे हैं, इज इट डिफिकल्ट टू डू इट फ्रॉम द पीपीटीज? बट साइट पे आपको ये तो मिल रहे हैं दिस ऑल द क्लासेस. सो इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, आप क्लास के साथ साथ मेरे साथ करते जाओ ना. पीपीटी में आई एम डिस्कसिंग, आई एम शेयरिंग द पीपीटी ड्यूरिंग द क्लास. So you want to make a note from that, or you want to go back to the recorded class, you can study from that, right? So it should not be an issue then. Are there any more doubts? Set on and set off का topic जिसने पूछा था, I hope it is clear now. इंडस्ट्रियल लॉस के केस में डायरेक्ट क्वेश्चन से ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए कि केस स्टडी आएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे. क्वेश्चन कभी-कभी बिल्कुल डायरेक्ट हो सकते हैं, होते ही हैं. बट आई नो इंडस्ट्रियल लॉ में आपका कंटेंट बहुत ज्यादा होता है. अच्छा, ईपीएफ के केस में ये बोल रहे हैं, पेंशन के केस में ये बोल रहे हैं, बोनस के केस में दिस इज बीइंग सेड, इंडस्ट्रियल बॉडी ऐसी है, कंट्रीब्यूशन इतना है. सो अगर आप वो जो इम्पोर्टेंट चीज है, यू फोकस ऑन गेटिंग अ ग्रास्प ऑन दैट, वो आपके लिए अच्छा रहेगा. ठीक है. कैलकुलेशन की कोई ऐसा थोड़ी है कि न्यूमेरिकल थोड़ी है कि कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करके दो. कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करके देना भी होगा तो इट इज एज सिंपल एज दैट. सैलरी का 12% होता है पीएफ, बोनस है 8.3%. ऐसे अलग अलग चीजें हम कर चुके हैं.
तो अगर आपने ये तो थ्योरी में आपको कंट्रीब्यूशन तो पता ही होना चाहिए, knowing the contribution for each and everything from the employers as well as the employees is very important. Okay, अदरवाइज क्योंकि देखो ये एम्प्लॉय के बेनिफिट्स की बात है, इट इज इंडस्ट्रियल लॉ। यहाँ पे जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, फंड्स हैं जो अलग अलग अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने वेलफेयर के लिए बनाए हैं, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप उसको पढ़ने पे फोकस करो, बिकॉज अभी आपके तीन यूनिट्स हुए हैं, 2 और हैं अभी, सो इट विल टेक टाइम फॉर यू टू लर्न थिंग्स। सो प्लीज ट्राई टू स्टडी विद मी। इसलिए भी मैं आपको बोल रही हूँ कि पीपीटी तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, पीपीटी मैं कॉम्प्रिहेंसिव बनाती हूँ, देयर आर नो अदर नोट्स एंड एनीथिंग। मैं आपको वर्ड टू वर्ड इसीलिए इंटरप्रिटेशन बताती हूँ लॉ का, जो आपके डाउट्स हैं आई एम टेकिंग विद दैट आल्सो विद यू साइमल्टेनियसली, सो दैट आपको व्हेन यू स्टार्ट टू रीड इट ऑन योर ओन, when you start to start learning on your own, it will not be difficult. The recorded classes are not available and it's getting difficult in making the notes directly in the class. ट्राई करो, स्पेस अगर कम करनी है मैं कम कर दूंगी, वरना आपकी स्क्रीन पे पूरी पीपीटी आती है, आई डोंट नो इतना व्हाट इज द इशू, सो ट्राई डूइंग दैट एंड बाकी हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी भी आपकी पुरानी जो डाउट्स हैं वो भी मैं करूंगी, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? Okay, so then there are no more doubts from the class. आपका payment of bonus and payment of wages act is complete. We'll start the next unit in the next class. So now we've completed EPF, we've completed ESI, pensions, and wages and bonus. Okay, thank you.